डॉक्टर बोला, सर उस समय मैम को एक डोज ही दिया गया होगा, इसलिए उन्हें फीवर आने लगा। एक डोज में वो जहर ब्लड में नहीं गया होगा, या फिर पता नहीं चल पाया होगा क्योंकि उसकी मात्रा कम थी। अभी मैम की कंडीशन देखकर लग रहा है कि 2 डोज दिए जा चुके हैं। अगर आगे भी वो जहर मैम के शरीर में जाता तो शायद हम उन्हें नहीं बचा पाते। राजवीर गुस्से से उस डॉक्टर को बोला, ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, मेरी इश्की को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बोला, सर हम ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दें, बट हमें अभी भी उस जहर के फॉर्मूला के बारे में नहीं पता है, और जब तक वो फॉर्मूला नहीं पता चलेगा तब तक हम जहर का एंटीडोट नहीं दे सकते। आप जल्दी से जल्दी उस इंसान का पता लगाइए जो ये सब कर रहा था। तब तक के लिए हम मैम की हालत को स्टेबल रखेंगे। ये सुनकर राजवीर गुस्से से उस कैबिन से बाहर चला गया और समर से बोला, समर, मुझे वो आदमी किसी भी हालत में चाहिए। तुम कैसे और कहां से पता करोगे मुझे नहीं पता। जमीन खोदो या आसमान चीरो, आई डोंट केयर, बस मुझे वो चाहिए। और उसे ढूंढने की शुरुआत घर से करो, क्योंकि घर का कोई सर्वेंट उसे जरूर मिला हुआ है जो इश्की को वो जहर पहुंचा रहा था। समर बोला, शो सर। राजवीर आगे बोला, रॉकी आ गया है, उसे भी अपने साथ ले लो। राजवीर की सारी इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद समर वहां से चला गया। उसके बाद राजवीर वार्ड के अंदर गया तो देखा कि सभी लोग वहीं थे। सभी के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। अर्णव राजवीर को देखकर बोले, क्या हुआ इसे? क्या कहा है डॉक्टर ने? राजवीर ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी वीक हो गई है। राजवीर किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था कि इश्की को क्या हुआ, लेकिन तभी अर्णव राजवीर का हाथ पकड़कर उसे वार्ड से बाहर एक खाली जगह पर ले आए और फिर गुस्से से बोले, क्या हुआ है उसे? अब सच सच बोलो राजवीर। इस बार राजवीर ने बिना कुछ छिपाए अर्णव को सब कुछ सच बता दिया। ये सब सुनकर वो शॉक्ड हो गए। वो बोले, तुम्हें किसी पर शक नहीं है? राजवीर बोला, किस पर करूं शक? मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है, पर पता नहीं है उनमें से किसको इश्की के बारे में पता चल गया। अर्णव बोले, शायद मैं इस जहर को जानता हूं। राजवीर बोला, क्या? पर कैसे और कौन कर सकता है ये? अर्णव बोले, कौन कर सकता है ये तो नहीं पता, लेकिन एक सपेरे का बहुत पुराना कबीला है जहां पर कई प्रकार के जहर बनाए जाते हैं और वो जहर लोग अपने दुश्मनों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें वहां से इस जहर के बारे में जरूर पता चल सकता है, और एक बार जहर के बारे में पता चल जाए तो उसका तोड़ भी उनके पास से ही मिल जाएगा। राजवीर बोला, आप मुझे उस कबीले का पता दीजिए, मैं अभी जाता हूं। अर्णव बोले, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। वो जगह बहुत खतरनाक है। वहां ज्यादातर आदिवासी रहते हैं जो किसी कानून को नहीं मानते और अजनबी पर हमला भी कर देते हैं। मेरा एक दोस्त है जो उस कबीले के सरदार को जानता है। राजवीर बोला, ठीक है तो जल्दी करिए। वहां से अर्णव और राजवीर दोनों निकल गए। आज राजवीर इश्की के लिए अपनी सारी नाराजगी भूल चुका था। वो तो बस अपनी इश्की को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। राजवीर आज कुछ भी कर सकता था, बस इश्की को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता था। आज पहली बार राजवीर की आंखें इश्की की हालत देखकर नम हुई थी, जिसे शायद ही कोई देख पाया था। हॉस्पिटल में इश्की को धीरे धीरे होश आ रहा था, और होश आते ही वो राजवीर को पुकारने लगी। इश्की की आवाज सुनकर मिशा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, अब कैसा फील कर रही हो? मिशा की आवाज सुनकर कोमल और दादी दोनों का ध्यान इश्की की तरफ गया। वो दोनों भी इश्की की तरफ देखकर उसके पास आ गईं। कोमल बोली, हाँ बेटा, अब कैसा लग रहा है? राजवीर। इश्की अभी भी धीरे धीरे से सिर्फ राजवीर का ही नाम ले रही थी। दादी इश्की का सिर सहलाते हुए बोली, हाँ बेटा, राजवीर बस अभी आ ही रहा है। इश्की टूटी फूटी आवाज में बोली, वो है कहाँ? मुझे उनसे मिलना है, राजवीर को बुला दीजिए। मिशा इश्की को समझाते हुए बोली, भाई आ रहे हैं, बस वो डॉक्टर के पास हैं। इश्की रोई हुई सी आवाज में बोली, नहीं नहीं, राजवीर को बुला दो प्लीज। मिशा बोली, ठीक है, मैं फोन करती हूँ। इश्की बेचैनी से बोली, प्लीज राजवीर को बुला दो प्लीज। मिशा राजवीर को कॉल करने लगी, लेकिन राजवीर का कॉल नहीं लगा। मिशा ने 2 से 3 बार और कॉल ट्राई किया,
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मिशा ने समर को कॉल किया, लेकिन उसका भी फोन अनरीचेबल बता रहा था। मिशा टेंशन से कोमल की तरफ देखकर बोली, मॉम, भाई का कॉल ही नहीं लग रहा है। कोमल इश्की को देखते हुए बोली, ऐसे तो इसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मिशा इश्की के पास जाकर बोली, इश्की, मैंने भाई को कॉल कर दिया है, वो बस आ ही रहे हैं। इश्की बोली, नहीं, मेरी बात करवाओ, मुझे बात करनी है। मिशा बोली, तू रेस्ट करना। मिशा ने फिर से इश्की को समझाने की कोशिश की। इश्की रोते हुए बोली, नहीं नहीं, राजवीर को बुलाओ, वो कहाँ चले गए मुझे छोड़कर, वो कहीं नहीं जाते हैं, उनको बुलाओ ना प्लीज। इश्की की हालत और ज्यादा खराब होने लगी तो मिशा ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर इश्की को नींद का इंजेक्शन देकर बोले, अब ये कुछ घंटे नींद में ही रहेंगी। इंजेक्शन लगाने के बाद इश्की धीरे धीरे सोने लगी, लेकिन उस हालत में भी वो राजवीर का ही नाम लिए जा रही थी। शहर से थोड़ी दूर पर राजवीर और अर्नव किसी का वेट कर रहे थे कि तभी उन्हें एक कार आते हुए दिखाई दी। अर्नव बोले, हर्ष आ गया है। ये बोलकर अर्नव उस कार के पास गए तो उसमें से एक आदमी बाहर आया, जिसकी उम्र अर्नव की उम्र जितनी ही होगी, जो राजवीर के पास आकर बोले, राजवीर, वो कबीला जंगल के पास रहता है और वहां पर बहुत खतरनाक सांप और बिच्छू पाए जाते हैं। साथ ही साथ वहां आदिवासियों का भी खतरा है। राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आप मुझे उस कबीले के सरदार से मिलवा दीजिए। हर्ष बोले, मैं मिलवा तो दूंगा और शायद तुम्हें वहां तक सही से ले भी जाऊंगा, लेकिन वो मानेगा या नहीं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वो लोग दुनिया से अलग ही रहना पसंद करते हैं और अपने राज दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते। राजवीर बोला, अपनी इश्की को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। एक बार आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए, उसके बाद क्या और कैसे करना है ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। हर्ष ने पूछा, ठीक है, फिर वो जंगल यहाँ से काफी दूर है, ये तो तुम्हें पता है ना। उन्होंने इतना ही कहा था कि आसमान से तेज आवाज आने लगी और जोर की हवा चलने लगी। अर्नव और हर्ष ऊपर देखने लगे। वहां पर एक चौपर था। राजवीर बोला, चले, हमारे पास टाइम नहीं है। ये बोलकर राजवीर चौपर के अंदर चला गया। उन्होंने इस 4 से 5 घंटे का सफर आधे घंटे में ही तय कर लिया। हर्ष ने जो जगह बताई वो उत्तराखंड में थी। जंगल के पास ही उन्होंने लैंड किया। बाहर आकर हर्ष बोला, यहाँ से आदिवासियों का इलाका शुरू होता है, हमें सावधान रहना होगा। ये सुनकर राजवीर ने अपनी गन पॉकेट से बाहर निकालकर अनलॉक कर दी। वो तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक आदमी उनके सामने आया और बोला, आप हर्ष है ना, जिसने सरदार को संदेश भेजा था? हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं? वो आदमी बोला, आओ मेरे साथ, लेकिन आवाज मत करना, रात का समय है, कौन सा जंगली जानवर कहाँ होगा कुछ पता नहीं। फिर सभी उसके पीछे जाने लगे और एक कबीले में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर बच्चों के हाथ में भी सांप थे, लेकिन वो उन बच्चों को कुछ नहीं कर रहे थे। वो आदमी एक घर के आंगन में बैठे हुए आदमी से बोला, सरदार, मैं ले आया इन्हें। आंगन में बैठा आदमी उन सब का सरदार था। उसने उसे जाने का इशारा किया और फिर हर्ष से बोला, कहिए, कैसे आना हुआ? हर्ष बोले, आपकी मदद चाहिए, एक बच्ची की जान खतरे में है, उसकी जान बचाने के लिए एक जहर का तोड़ चाहिए। सरदार बोला, जहर का तोड़? माफ करना, लेकिन हम इस जंगल का एक भी पत्ता किसी को ले जाने नहीं देते हैं, फिर जहर का तोड़ कैसे दे दें? हर्ष बोले, किसी की जान का सवाल है। सरदार बोला, और यहाँ हमारे उसूलों का सवाल है। राजवीर गुस्से से बोला, कमाल का उसूल है आपका, कातिल को किसी की जान लेने के लिए जहर दे सकते हैं, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए तोड़ नहीं दे सकते। सरदार चिल्लाते हुए बोला, क्या कहना चाहते हो? हम किसी की भी जान का सौदा नहीं करते हैं। राजवीर भी चिल्लाते हुए बोला, फिर उन लोगों के पास वो जहर कहां से आया जो सिर्फ आप जैसे लोगों का कबीला बनाता है? कैसे वो जहर उन्होंने मेरी जान तक पहुंचा दिया? राजवीर आगे बोला, मैं आपसे आराम से मांग रहा हूं, उस जहर का तोड़ मुझे दे दीजिए, वरना याद रखिएगा, राजवीर सिंघानिया नाम है मेरा, इस जहर को राख करने में वक्त नहीं लगेगा। सरदार बोला, तुम धमकी दे रहे हो हमें? राजवीर बोला, नहीं, सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं।
पहले आदर से बोल रहा हूँ, लेकिन इसे मेरी कमजोरी मत समझिएगा। दोनों बोल ही रहे थे कि तभी एक औरत रोते हुए आई और बोली, सरदार, वो बाघ मेरे बच्चे को ले गया है सरदार, बचा लीजिए। सरदार गुस्सा करते हुए बोला, कितनी बार कहा है रात होते ही बच्चों को घर के अंदर कर दरवाजा बंद कर लिया करो, पर तुम सबको समझ में नहीं आता है। यह 8वीं घटना हो रही है, लेकिन क्या कहीं कोई जिंदा बचा है? फिर उसने जोर से चिल्ला के अपने आदमियों को बुलाया और सभी लोग घने जंगल की तरफ जाने की तैयारी करने लगे कि तभी राजवीर बोला, मैं उस बच्चे को बचा कर ले आऊं तो क्या आप मुझे उस जहर का तोड़ दे दोगे? राजवीर की ये बात सुनकर सभी लोग हक्के बक्के होकर उसे देखने लगे। तभी अर्नब बोले, क्या बकवास कर रहे हो तुम राजवीर? वो जंगल घना है और खतरनाक भी, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। पर राजवीर ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और सरदार की तरफ देखकर बोला, हाँ या ना? सरदार बोला, जोश अच्छी बात है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए। जंगल के अंदर हम लोग भी अकेले नहीं जाते हैं, और तुम उस बाघ का सामना करने की बात कर रहे हो। राजवीर बोला, वक्त नहीं है, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। सरदार बोला, ठीक है, अगर वो बच्चा जिंदा आ गया तो मैं तुम्हें वो तोड़ बना कर दे दूंगा। ये सुनते ही राजवीर जंगल की तरफ जाने लगा, लेकिन सरदार ने उसके साथ कुछ और लोग भी भेज दिए थे। हर्ष बोले, तुम चिंता मत करो अर्नब, राजवीर है वो, उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज वो अपने प्यार के लिए हर किसी से लड़ जाएगा। जंगल में राजवीर जैसे ही जंगल के अंदर गया, उसे बाघ के पैरों के निशान दिखने लगे, तो राजवीर उस दिशा की तरफ बढ़ गया। राजवीर ने थोड़ी दूर जाकर देखा, बाघ बच्चे के ऊपर झपट्टा मारने ही जा रहा था। ये देखकर राजवीर ने भी एक छलांग लगाकर दूसरी तरफ से उस बाघ को धक्का देकर उसे दूर गिरा दिया और खुद अपने एक घुटने के बल नीचे बैठकर उस बाघ की तरफ देखने लगा। इस बार बाघ ने बच्चे को छोड़ दिया और राजवीर के ऊपर अटैक किया, लेकिन राजवीर उस अटैक से बच गया। राजवीर अपने दिमाग से उस बाघ के हर एक अटैक से बचता चला गया और लास्ट में उसने उस बाघ को एक जाल में फंसा दिया। राजवीर चाहता तो उसे शूट करके तुरंत उस बच्चे को बचा लेता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जाल में फंसने के बाद वो बाघ जोर जोर से दहाड़ने लगा। राजवीर ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उन लोगों की तरफ जाकर बोला, चलो, ये बाघ कभी भी इस जाल से आजाद हो सकता है। ये बोलकर राजवीर आगे की तरफ चला गया। कबीले के सभी लोग परेशान घूम रहे थे कि तभी एक आदमी चिल्लाकर बोला, वो देखो, वो लोग आ रहे हैं और बच्चा भी उनके साथ है। ये सुनकर सभी लोग उस तरफ देखने लगे। राजवीर ने अंदर आकर उस बच्चे को उसकी मां को दिया और सरदार से बोला, मैंने अपना काम किया, अब आपकी बारी। सरदार ने हाँ में सिर हिलाया और अपने घर के अंदर जाकर एक शीशी लाकर राजवीर को दे दी और बोले, ये लो, ये उसे पिला देना, ये उस जहर को काट देगा, लेकिन याद रहे, इसके असर से भी बुखार और उल्टियां होंगी। ये सुनकर राजवीर ने हाँ में सिर हिला दिया और सभी लोग जल्दी से बाहर जाकर वापस चौपर में बैठ गए। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई थी। राजवीर को तो अब जैसे तैसे इश्की के पास पहुंचना था, क्योंकि उसे पता था अगर इश्की उठी और उसे राजवीर नहीं दिखा तो वो पैनिक करने लगेगी। राजवीर उसे जल्दी ठीक होता हुआ देखना चाहता था। अब इश्की को वो उस हालत में नहीं रहने दे सकता था। किसने दिया है इश्की को जहर? कौन कर रहा है राजवीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश? क्या मकसद है उस आदमी का?